हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका महेश जी के जीएस एंड करंट अफेयर चैनल पे। दोस्तों, आज हम इतिहास की क्लास को कंटिन्यू करते हुए प्रश्न नंबर 176 से 199 तक पढ़ेंगे। दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलो हम जो है वो प्रश्न नंबर 176 पढ़ते हैं। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज अलबरूनी, शम्स सिराज आफिफ। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर आपका, ये जो ऑप्शन नंबर है से अलबरूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर अलबरूनी आएगा इसके अंदर, है ना, से अलबरूनी। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। मशहूर महमूद गजनी के साथ भारत आए विद्वान अलबरूनी के अरबी में तहकीक ए हिंद किताब हिंद की रचना की। ठीक है, प्रश्न नंबर 177 हम देख लेते हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ब, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आया था पृथ्वीराज के टाइम। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी मध्य एशिया के गौड़ वंश के शासक थे। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। अपने भारत अभियान में 1178 ईस्वी में गुजरात के भीमदेव द्वितीय से तथा 1191 के अंदर त्रैन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी को जो है पराजित हुए। उन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध में 1992 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1206 में जब मोहम्मद गोरी पंजाब के खोखर विद्रोह को दबाकर वापस लौट रहे थे तो झेलम नदी के किनारे खोखरों ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, इसकी हत्या कब हुई? 1206 के अंदर झेलम नदी के किनारे खोखरों द्वारा इसकी जो है वो हत्या करी गई। ठीक है, प्रश्न नंबर हम आगे पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, एक थोड़ी सी बता देता हूं मैं, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। तो पृथ्वीराज चौहान उस टाइम दिल्ली के शासक थे। ठीक है, और इनका जो है वो संबंध था अजमेर से। राजस्थान का जो अजमेर है, अजमेर जिले के चौहान वंशीय राजा थे। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 178। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंश को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 4 1 2 3। ठीक है, गुलाम का आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक। सैयद है खिलजी खां और लोधी है बहलोल लोधी। और जो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था, है ना, जो बाबर से युद्ध करता हुआ जो है वो 1527 के अंदर, 1526 में, सॉरी 1526 के अंदर जो है वो मारा गया था। ठीक है, और उसके बाद में लोधी वंश खत्म हो गया और मुगल वंश का जो है वो उसमें भारत में आगमन हो गया। अब प्रश्न नंबर पढ़ते हैं 179। दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी जहां से कुछ दिन ऐबक ने शासन का संचालन किया? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, पठानकोट, लाहौर, गजनी। इसमें आएगा आपका लाहौर। लाहौर से जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ दिन शासक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श ने गुलाम वंश मामलुक वंश की स्थापना 1206 के अंदर करी। इसके पहले वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में दिल्ली की कुवल उल इस्लाम मस्जिद 1193 ईस्वी का निर्माण शुरू करवाया एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 180।
तुर्रान ए चिल्हगानी को समाप्त किसने किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, अनिरुद्ध मोहम्मद। इसके अंदर आएगा बलबन। बलबन ने जो तुर्रान ए जो है मोहम्मद शाह इसको खत्म किया था। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन या नसीरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उल्गू खां की उपाधि दी थी। जिले अल्लाह है की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1286 तक रहा था। उसके राजत्व का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियमाते खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्रान ए चहलगानी के गठन को समाप्त किया था। ठीक है, इसमें जो है आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 181, कौन सा सुल्तान ममलूक सुल्तान नहीं था? तो इसके अंदर आएगा जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अंदर आएगा जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन का चाचा था। ठीक है, वैसे अलाउद्दीन इसका दामाद भी था। तो जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इसका दिल्ली का सुल्तान बना था। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने केकुबाद को मारकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस घटना को इतिहास में खिलजी क्रांति भी कहते हैं। किसको मारा था? केकुबाद को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन कार्यकाल कितना था? तो इसके अंदर आएगा 20 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर 12 जून, ठीक है, 1296 को जो है वो राजा बना था, दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में सम्मिलित नहीं था। सेना का केंद्रीकरण, भूमि के क्षेत्रफल पर राजस्व, बाजार नियंत्रण व्यवस्था और राशनिंग व्यवस्था। इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर ब, भूमि के क्षेत्रफल पर राजस्व है। ठीक है, ये इसके अंदर आएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना बाजार व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत बाजार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारित किया गया। और दोस्तों ये एक ऐसा शासक था जिसने ये कहा था कि अगर यदि कोई किसी तरह के माप तोल में अगर गफलाबाजी करता है तो मांस के जितना कम वजन होगा उतना उस व्यक्ति का मांस काट के उसका वजन बराबर किया जाएगा वस्तु का। तो ये बोलने वाला अलाउद्दीन खिलजी इतना स्ट्रिक्ट शासक था उस टाइम का। ठीक है, अब है 184। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित था? दीवान ए कारिद, दीवान ए रियासत, दीवान ए आरिज, दीवान ए इंसा। ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया, जिसे दीवान ए रियासत नाम दिया गया। इसका प्रधान सदर ए रियासत तथा इसके निरीक्षक को सहना योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। ठीक है, निरीक्षक को क्या कहा जाता है? सहना। प्रश्न नंबर 185। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। ऑप्शन नंबर स, फारसी। व्याख्या भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ से एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? किरान ए सादेक, मिफला उल फुतूह है, तुगलकनामा, सीरत ए फिरोज शाही। ऑप्शन नंबर द, सीरत ए फिरोज शाही। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जन्मे तोता ए हिंद अमीर खुसरो
अबुल हसन या यामितुद्दीन खुसरो सल्तनतकाली 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। वह बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तानों के शासनकाल के प्रत्यक्षदर्शी रहे। नह सिपेहर इसमें शामिल संगीत की प्रशंसा की। किरान उल उस सादेक तथा तुगलकनामा इसकी प्रसिद्ध रचनाएं थे। ठीक है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसकी जो प्रसिद्ध रचनाएं वो कौन कौन सी है? किरान उल सादेक तथा तुगलकनामा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 187। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। बरनी, आफिफ, इमामी, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर द अमीर खुसरो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता तथा ख्याल गायकी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, ना तब्जे हिंदी अस्त्र आज फारसी कम अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। ये कहने वाला था कौन? अमीर खुसरो। तो ये याद रखना दोस्तों, परीक्षा में आए हुए है या फिर आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसको आप पढ़ना अच्छी तरह से, पीडीएफ से आराम से एक 5-7 बार कंटिन्यू पढ़ना इसको। ठीक है। सल्तनत काल में दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर था मोहम्मद बिन तुगलक भी आता है, कई जगह आता है मोहम्मद तुगलक और कई जगह लिखा आता है मोहम्मद बिन तुगलक। बात यही कि राजा था ये। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। देखो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का सबसे मूर्ख राजा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, ये सबसे पढ़ा लिखा राजा भी यही था दिल्ली के अंदर। तो ये याद रखना आप, इसमें काफी रोचक तथ्य हैं इसके बारे में। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को तो इसकी जो है रोचक तथ्य भी आपको बताएंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्राओं की तरह टोकल मुद्रा बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। इसके अंदर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों टांका की जगह पीतल व तांबे के सिक्के जीतल डलवाए और आदेश जारी किया कि उसका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर माना जाए। सिक्कों पर विशेष सरकारी पहचान न होने के कारण बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। मजबूरन होकर मोहम्मद तुगलक को नकली तांबे व पीतल के सिक्कों के बदले सोने और चांदी के सिक्के देने पड़े थे। ठीक है, इसकी योजना, जितनी भी योजनाएं थी वो सभी फेल योजनाएं थी, इसीलिए इसको जो है मूर्ख राजा कहा जाता है। ठीक है, कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी रहा था? देवगिरी, अहमदाबाद, जयपुर, कुरुक्षेत्र। इसमें आएगा आपका देवगिरी। ठीक है, व्याख्या मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या जिसे देवगिरी भी बोलते थे पहले, ठीक है, दौलताबाद को ही पहले देवगिरी बोला जाता था। ठीक है, बनाई 1326-27 ईस्वी में, लेकिन राजधानी परिवर्तन में हुई अस्मिता अराजकता के कारण वापस इन्हें जो है दिल्ली को राजधानी बनाना पड़ा। ठीक है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किस शासक के लिए था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर द मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक विशाल साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। गुजरात के अमीर त्यागी के विद्रोह को दबाते समय 1351 में इसका निधन हो गया। इतिहासकार बदायूनी की इस संदर्भ में प्रसिद्ध उक्ति है कि सुल्तान को उसकी प्रजा
व प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, ये वाक्य है किसका? बदायूनी का। ये याद रख लेना, बदायूनी का है। ठीक है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने, इब्राहिम सरकी ने। ऑप्शन नंबर ब, फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद आदि नगरों की स्थापना की थी। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर हैं। प्रश्न नंबर 193, रेहला नामक पुस्तक किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है? फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर द, मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या, इब्न बतूता 1333 से 1347 मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में 1342 में इसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा, इसे याद रखना आप, काफी परीक्षाओं के अंदर आता है। ठीक है, 194 है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात की स्थापना की, वह था इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह, बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर ब, फिरोज तुगलक। व्याख्या, फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया जो गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था करता था। ठीक है, इस विभाग का क्या नाम था? दीवान एक खैरात। ठीक है, प्रश्न नंबर 195, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए, बलबन। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। बलबन ने पहली बार दीवान ए अर्ज आरिज सैन्य विभाग का गठन कर इमादुल्ला मुल्क को आरिज ए मुमालिक बनाया तथा इसे रावत ए अर्ज की उपाधि दी। ठीक है, यह इमादु मुल्क। ठीक है, ये थोड़ा अटपटा सा नाम था इसलिए थोड़ा बोलने में कंफ्यूज हो गया। 196 है, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण सफेद संगमरमर निर्मित मकबरा माना जाता है? ताजमहल, एतिमादुल्ला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और हुसैन शाह का मकबरा। ठीक है, इसके अंदर आएगा हुसैन शाह का मकबरा। ऑप्शन नंबर द। देखो दोस्तों, ताजमहल भी संगमरमर निर्मित है लेकिन ये प्रथम मकबरा माना जाता है। मकबरा चीज अलग होती है और ठीक है, प्रथम जो मकबरा था ना ये हुसैन शाह का था। ठीक है, संगमरमर निर्मित। मध्य प्रदेश में स्थित हुसैन शाह का मकबरा भारत का पहला संगमरमर निर्मित मकबरा था। ठीक है, ये याद रखना आप, है ना। अब देखो विशेष नोट के अंदर है मध्यकालीन भारत के मंत्रालय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसके बारे में देखते हैं। दीवान ए विजारत एक वंजीर विभाग था जो कि वित्त संबंधित कार्य तथा लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण रखता था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था जो सैनिकों की भर्ती, सैनिक अभियानों का आयोजन, वेतन एवं सैन्य निरीक्षण करता था। दीवान ए रियासत एक विभाग था जो विदेशी संपर्क एवं कार्य यदि धार्मिक कार्य में से संबंधित था। दीवान ए इंसा एक पत्रकार विभाग था
जे स्थायी घोषणाओं एवं पत्रों की मसीहा तैयार करने का काम किया था। शासकीय घोषणाओं को जारी करने का कार्य भी यही करता था। ठीक है, ये मंत्रालय मैंने एक नोट में बना के लिख दिया ताकि आप इसको जो है आराम से पढ़ लो, क्योंकि ये उस टाइम काफ़ी जो है वो अभी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं इसे मंत्रालयों के बारे में। 198 है, कुतुब मीनार की मरम्मत किस शासक द्वारा नहीं कराई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर द इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी का इससे कोई संबंध नहीं था। ठीक है, व्याख्या, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिल बन गई, जो आज भी विद्यमान है। ठीक है, प्रश्न नंबर है 199, बादलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद शाह है, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन आलम शाह है। ऑप्शन नंबर से सिकंदर लोदी ने। व्याख्या इसकी है, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण किया तथा वहां बहादुरगढ़ किले का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, आराम से उसको पढ़ लेना आप, है ना। और आगे भी जो है वो इसी तरह की हम इतिहास की क्लासें लाते रहेंगे। अब जो है वो संविधान संशोधन की एक अच्छी सी क्लास लेके आएंगे, तो आप एक दिन वेट करना, 1 या 2 दिन के अंदर जो है वो संविधान संशोधन की एक अच्छी क्लास, जो कि फिर आपको कहीं और नहीं देखना पड़ेगा, वो क्लास जो है आपको मिल जाएगी। उसकी PDF भी जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ो और आपको जो है इसी तरह क्लासें मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।